से बताइए कौन सा इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टेबलाइज होने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया है? किसने दिया है? फीफर ने दिया है। और फीफर ने क्या किया था? स्टोमेटा की डिस्कवरी किया था। ठीक है। और प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दिया था? जनेट प्लेव ने। ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। सारी चीज तो लिखाए हैं, फिर आप लोग पढ़े नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर बताइए। बताइए आप लोग। आप चारों लोग बताइए पीछे से। ए ऑप्शन मतलब पहला। और लोग बताइए। एक लोग है इसमें बस। क्वेश्चन समझ के करना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस बता सकेंगे इसको, क्योंकि हमने सारी चीजें बताई हैं। हर एक चीजें हमने आपको बताया है। थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन हम थोड़ा सा घुमाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, गया जमाना सिंपल वाला। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जा रहा है। पूरा टाइम आप लोग इसी में ले जाते हैं। आप बताइए, आप पढ़े हैं उस दिन। बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब स्टार्ट किए थे तो आप थे शुरुआत से। सेल वॉल जब स्टार्ट किए थे तो आप बीच में नहीं थे। क्यों? सेल मेम्ब्रेन पढ़े हैं ना हमसे, तो आप लोग तो बता सकते हैं। आप लोग बताइए, तीनों लोग आगे। फर्स्ट। और इधर सही गलत कुछ बताइए, फिर हम आंसर बताते हैं। आप लोग बताइए। थर्ड। और आप सेकेंड। थर्ड, यानी दोनों लोग आप लोग इसी में हैं। चलिए और लोग पढ़ाई बताइए। आपको पढ़ा चुके हैं, पिछले बार भी पढ़ाए थे, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। बताइए। चलिए आपके लिए आसान कर दे रहे हैं। कहीं हमने सेल मेम्ब्रेन में कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा किया था? कहीं हमने सेल मेम्ब्रेन में कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा किया है? आयनिक बॉन्ड का चर्चा किया था? ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ये दोनों तो होगा नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन है। चलिए दोनों बताइए। आप लोग पहले ही गलत हो गए। चलिए दूसरा चांस आपके लिए है। चलिए बताइए। हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन। आप लोग हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और आप लोग गलत हैं। आंसर इसका है हाइड्रोफोबिक। आंसर इसका क्या है? हाइड्रोफोबिक। कैसे है? जैसे हमने आपको बताया था कि फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, बताए थे। उसमें दो हेड होता है और दो ऐसे क्या होते हैं, टेल होते हैं। ठीक है, ऐसे लेयर पाया गया था, हमने आपको बताया था। ठीक है। हेड और हेड जो है उसको क्या बताया था हमने, क्या है? हाइड्रोफिलिक। यही तो बताए थे। और जो टेल था ये क्या हमने बताया था? हाइड्रोफोबिक। ठीक है। तो ये बताइए, टेल टेल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है कि हेड हेड? टेल टेल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है ना। इनका इंटरेक्शन हो रहा है ना, तभी तो स्टेबल हो पा रहा है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो क्या है ये, हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफोबिक है? यानी कि जब हाइड्रोफोबिक आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तब आपका क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन स्टेबल हो पाता है। समझ में आया? हमने बताया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंपल पूछेगा कि बताइए सेल मेम्ब्रेन किसके वजह से स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, किसके वजह से होती है? फास्फोलिपिड। बताए थे कि नहीं बताए थे? और ये यहाँ से यहाँ तक सब आपका फास्फोलिपिड ही तो है कि नहीं? इसमें थोड़ा सा और डीप पूछेगा तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक। अगर मान लीजिए ये टेल ऊपर होता, ठीक है, और हेड नीचे होता, ऐसे होता, तब कौन सा इंट्रेक्शन होता? हाइड्रो हाइड्रोफिलिक इंट्रेक्शन। जबकि ऐसा है ही नहीं। कैसा कैसा स्ट्रक्चर है? इस तरह का स्ट्रक्चर है कि नहीं? थोड़ा सा क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाए थे, उतने में आप लोग बता नहीं पाए हैं, जबकि सारी चीजें आप लोग को बताया गया है। ये बताइए, ऐसे ऐसे जब कोई चीज मिलेगा तब ना वो स्टेबल होगा, तभी तो होगा। तो ऐसे ऐसे आपका क्या मिल रहा है, इसका टेल टेल आपस में मिल रहे हैं ऐसे। कौन सा इंट्रेक्शन? हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन दोनों हो रहा है, तब जाके आपका सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, स्टेबल होता है। अब समझ में आया?
ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग सही नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, क्या स्टार्ट करना था, क्या क्या चीजें हमने बता दिया है। सेल वाल हमने पढ़ा दिया था, सेल थ्योरी हमने सारी चीज खत्म कर दिया है, सेल मेम्ब्रेन हमने खत्म कर दिया है। ठीक है। अब आपको पढ़ाएंगे हम सेल ऑर्गेनली। ठीक है। सेल ऑर्गेनली में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तीन चीजों को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने देखा है, देखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो तीन चीजें आप लोग बताइए, सुने होंगे जरूर, हाई स्कूल में सुन लिए होंगे, 9th क्लास में भी सुन लिए होंगे। और पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा सी बेंडा ने टर्म दिया था। और कुछ है? सी बेंडा ने टर्म दिया था, कोलिका ने सबसे पहले देखा था इंसेक्ट के मसल्स में। और लॉकुस, हाँ, आप लोग कुछ बताइए, कुछ तो जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बताइए। बस इतना ही जानते हैं। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? रिस्पायरेशन, ठीक है। आप लोग कुछ बताइए। पिछली बार तो आप लोग को पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे, बस यही चीजें बताए हैं। ठीक है। एक किसी भी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सबसे बिजी और सबसे एक्टिव अगर सेल ऑर्गेनली होता है तो कौन होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। क्योंकि हम जब आपको रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी में, तो रिस्पायरेशन में आपको पढ़ाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का कितना योगदान है। ठीक है। रिस्पायरेशन यह जिसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को तोड़ करके क्या निकालते हैं? एटीपी निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपका क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है। और न्यूक्लियस को भी बताए थे कि इसमें भी कितने कितने मेम्ब्रेन पाए जाते हैं? दो मेम्ब्रेन बताए थे, नहीं बताए थे? न्यूक्लियस हमने कई बार बनाया है, दिखाया है। ठीक है। तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली कौन है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, ठीक है। उसमें आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, और उसके साथ साथ आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहीं कहीं कंपोनेंट बताया गया है सेल का, और कहीं कहीं किसी किसी किताब में सेल ऑर्गेनली का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो ये तीनों आपके क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। मेम्ब्रेन लेस कौन सा होता है? मेम्ब्रेन लेस, जिसमें मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता है, पता है कौन होता है? जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, राइबोसोम। ठीक है। जो आपका राइबोसोम है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है। और यही है सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली बताइए कौन सा है, तो आपका राइबोसोम है। तो यहाँ देखिए डबल वाला आपको मिल गया, और जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है वो भी आपको मिल गया। इसके अलावा जो भी आपके सेल के अंदर बचे वो सारे क्या होंगे? सिंगल मेम्ब्रेनस होंगे। डबल मेम्ब्रेन आपको तीन चीजें दिख गई।
ठीक है। उसके अलावा जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है वो भी आपको मिल गया। इसके अलावा जो भी आपको बचेगा तो उसमें कितने मेम्ब्रेन होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है। कौन कौन से हैं चलिए बताइए। सिंगल मेम्ब्रेनस में कौन कौन आएंगे? हाँ? गोल्जी बॉडी। ठीक है। प्लांट को जो है, गोल्जी बॉडी को जो है प्लांट में कौन सा नाम रखते हैं? डिक्टियोसोम रखते हैं। और आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल सेल ऑर्गेनली नहीं है। ठीक है। वैक्यूल को सेल ऑर्गेनली का दर्जा नहीं देते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस है। ये सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली बताइए और सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली बताइए, और जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है वो भी आपको बताना है। ठीक है। तो हाँ, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सेल ऑर्गेनली है। उसमें तीन मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा में तीन मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ट्रिपल मेम्ब्रेन होता है, थ्री लेयर होता है। ठीक है। उसमें डबल या सिंगल नहीं होता है, तीन लेयर होता है। ठीक, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो जो आप माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे हैं वो सेल ऑर्गेनिल नहीं, एक प्रकार का क्या है, वो जीव है। ठीक है। ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है एक। ठीक। तो बैक्टीरिया की इसमें हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम सेल ऑर्गेनिल की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो राइबोसोम जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है। और राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली है। ठीक है। तो ये बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनली पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंपल, बताइए बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनली पाया जाता है कि नहीं, कौन सा सेल ऑर्गेनली पाया जाता है? राइबोसोम एक प्रकार का सेल ऑर्गेनली है, 70 एस टाइप का पाया जाता है। ठीक है। लेकिन अब आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि उसमें सेल ऑर्गेनली नहीं पाया जाता है। ठीक है। जब भी आपसे कितने लोग कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि राइबोसोम उसमें है तो सेल ऑर्गेनली, राइबोसोम है तो सेल ऑर्गेनली, इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? यस होगा कि इसमें सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं। लेकिन वहां पे राइबोसोम को होने की वजह से आप उसको सही नहीं करेंगे। ठीक है। बस एक राइबोसोम है, बस अकेला राइबोसोम 70 यस वाला पाया जाता है, लेकिन वहां पे राइबोसोम को सही नहीं करते हैं सेल ऑर्गेनली के तौर पे। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि बताइए बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनली पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज नोट करके लिख लिए। अब चलिए किसमें? हाँ, वो सर्कुलर डीएनए ऐसे पाया जाता है, ऐसे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ऐसे सर्कुलर होता है थ्रेड लाइक। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को जीनोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसी को प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। इंसिपिटिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सारी चीजें इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है। ये हमारा पॉइंट है ही नहीं, जब समय आएगा तो बताएंगे। ठीक है। ये चीजें आप लोग इसमें याद रखेंगे। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सबसे पहले आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। आधी चीजें हम वही खत्म कर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ही, स्ट्रक्चर में। बहुत बड़ा आ जा रहा है यहाँ पे।
एक बैक्टीरिया का क्या है, ये बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ये बैक्टीरिया में भी तो ऐसे पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बताइए। बैक्टीरिया में भी तो ऐसे पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे इसको टर्म देते हैं मैट्रिक्स। ये भी उसका साइटोप्लाज्म ही है, लेकिन यहाँ पे अलग नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसी में आपका जो है पहले लेबलिंग कर लेते हैं, फिर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक, बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम यहीं बता देंगे, लगभग 50% चीज़ें हम यहीं सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें देखिए हमने बताया कि कितने मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो पहला इसका जो बाहर का है आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जाएंगे तो ये इनर मेम्ब्रेन है और फोल्ड हो गया है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन ये क्या हो गया है, फोल्ड हो गया है। तो इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें तो इसका जो थिकनेस होता है 60 से लेके 70 एंगस्ट्रॉन इसकी क्या होती है, थिकनेस होता है। ठीक है, और इनर की भी उतना ही होती है, 60 से लेकर के 70 एंगस्ट्रॉन इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसकी थिकनेस हो गया, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसके बीच में आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आपको क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, जिसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, जिसकी थिकनेस होती है 80 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉन। इसकी क्या होती है, बना रहे हैं क्या आप लोग, थिकनेस होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर जाएंगे तो आपको ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये जो है फोल्डिंग हुआ है इसमें, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही तो है कि नहीं। ठीक है, तो जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको ले चलते हैं। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं क्रिस्टी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा टेनिस बॉल की तरह, जो टेनिस खेलते हैं बैडमिंटन की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है इसे बोलते हैं ऑक्सीसोम पार्टिकल्स, ऑक्सी ऑक्सीसोम पार्टिकल्स। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सीसोम पार्टिकल। ठीक, उसके अलावा आपको जो हरे हरे कलर का दिख रहा है इसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम कौन सा इसमें होता है, 70S टाइप्स वाला होता है। ठीक है, हमने बताया था ना कि बैक्टीरिया के साथ साथ 2 सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें 70S टाइप का क्या पाया जाता है,
राइबोसोम पाया जाता है। पहला आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा जब हम आपको पढ़ाएंगे क्लोरोप्लास्ट, वहां पे भी आपका कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। ठीक है। इसके अलावा ये जो दिख रहा है नीले कलर का आपको, ये क्या है? ये इसका डीएनए है। ठीक है। उस दिन लौकुस कंफ्यूज हो गया था कि इसमें लीनियर डीएनए पाया जाता है। इसे कौन सा डीएनए है? सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। जिस प्रकार आपका बैक्टीरिया का डीएनए जिस तरह पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? सिंगल है। सिंगल है कि नहीं? सिंगल है, डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है। डबल स्ट्रैंडेड है एंड सर्कुलर है। सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, जिसे बोलते हैं शार्ट में एमटी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। एमटी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एमटी डीएनए बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कैसा डीएनए पाया जाता है, तो सिंगल पाया जाता है, डबल डबल स्टैंडर्ड होता है, देखिए डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। ठीक है। उसके अलावा इसके डीएनए ऐसे सर्कुलर ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं हम? एमटी डीएनए बोलते हैं। ठीक है। और एमटी डीएनए एक साइंटिस्ट थे, नॉस एटाल, अभी आगे लिखा देंगे। ठीक है। उन्होंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एमटी डीएनए बोलते हैं। ये सारी चीजें हो गई। पहले इसको बना लीजिए। आप लोग बना लिए होंगे, आता सुन तो रहे नहीं है, बना ही रहे हैं। इसी को ऑक्सीसोम पार्टिकल बोलते हैं, इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। हैं? हाँ हाँ, अभी उसको साथ में अभी सारी चीजें लिखाएंगे। अभी इसको अलग निकालेंगे, अलग निकाल के उस सारी चीजें बताएंगे। कहीं दिक्कत है इसमें? इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। कौन सा डीएनए पाया जाता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं, ये भी आपको पता चल गया। कितनी इसकी थिकनेस होती है, ये भी आपको पता चल गया। उसके अलावा इससे जो है दोनों दोनों के बीच में एक स्पेस है, उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, जिसकी थिकनेस आपको पता चल गया। उसके अलावा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन ने फोल्ड होकर के जो बनाया है, उसे क्रिस्टी बोलते हैं, ये आपको पता चल गया। जो टेनिस जो खेल मतलब ये जो बॉल बैडमिंटन की तरह दिख रहा है आपको, उसे बोलते हैं ऑक्सीसोम पार्टिकल। ये भी चीजें आपको, कई चीजें आपको यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर डायग्राम अच्छे से देख लेंगे तो। इसी को जो है आप लिख सकते हैं F1 एंड F0 पार्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, F1 एंड F0 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक। हो गया। अब इसमें आपको पूरा जितने सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं बॉडी में, ठीक है, एक सेल में वो सारी स्ट्रक्चर आप कभी वीडियो एनिमेटेड वीडियोस दिखा देंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी टाइम बचेगा तो दिखा देंगे।
टेंशन चल रहा है क्या आप लोगों का? कितनी क्लासेस चली हैं? हो गया? हम्म। आगे बढ़े? ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा बता दें आप लोग को, फिर आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा है कि ऐसे जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उस पर आपको कुछ ऐसे ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखा था। ठीक है। तो जो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे इसको इसको अगर इधर बनाएं तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर इसमें ऐसे पाए जाते हैं, और इसमें ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं बेस। ठीक है। ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं F0, और इसे जो ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं F1। ठीक है। इसलिए इसको कौन सा नाम से जाना जाता है? F1 एंड F0 पार्टिकल्स। ठीक है। जब आप पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, जब रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तो यही वो जगह है जहाँ से आपका NADPH2 जाता है, वहाँ से अंदर आता है। जब आता है तो यहाँ से क्या 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 रिलीज होता है? ATP। ठीक है। ATP यहाँ से रिलीज होता है, यानी कि ATPase एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ATPase एंजाइम यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? आपके ATPase एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी मदद से आपका ग्लूकोज को तोड़ के क्या निकाला जाता है? ATP निकाला जाता है। ठीक है। तो इसको इसको अगर अलग से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और F0 एंड F1 पार्टिकल की डिस्कवरी किसने किया था? पार्टिकल डिस्कवर्ड बाई, पता है किसने किया है? हम्म। बताइए। फर्नांडीज मोरेन। फर्नांडीज मोरेन। ठीक है। फर्नांडीज मोरेन ने जो है किसका डिस्कवरी किया था? F1 एंड F0 पार्टिकल्स की। ठीक है। तो आज से अगर क्वेश्चन पूछा है, चाहे F1 F0 रख के पूछा है, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल पूछा है, या फिर ऑक्सीसोम पार्टिकल, ठीक है, तो इन सब की डिस्कवरी किसने किया है? फर्नांडीज मोरेन ने किया है। ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें आपके ATPase एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? आपके ATPase एंजाइम। ठीक है। अब ATPase एंजाइम यहाँ पे पाए गए, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? आपका ATP बनेगा। ठीक है। तो इसी में आपका भरपूर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? ATPase एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक। उसके अलावा आपने देखा है कि ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा है, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है। तो ये बताइए, सिंपल आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, हो सकता था कि नहीं? और इस पे आपका ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल पाए जा सकते थे, ऑक्सीजन पार्टिकल इस पे भी तो हो सकते थे। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों हो गया? कुछ दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? बताइए। कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों माइटोकॉन्ड्रिया का दिखता है, ऐसा क्यों नहीं दिखता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? ये बताइए, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है कि इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है? ये आपका ए है और ये आपका बी है, किसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है? बी वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है। और जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके F1 एंड F0 पार्टिकल की संख्या भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे F1 और F0 पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे ATPase एंजाइम भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ATPase एंजाइम भी ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका ATP फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। होगा नहीं होगा? इसलिए तो इसको बोलते हैं ATP फैक्ट्री, ATP मिल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ATPase एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, F1 और F0 पार्टिकल की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर ऐसा पाया जाता तो इसे हो सकता है ATP फैक्ट्री ना बोला जाए। ठीक है। तो इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना है? क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, इसलिए जो है कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है। इतना लिख लिया आप लोग? हम्म। ये डिस्कवरी लिख लीजिए, और लिख लीजिएगा इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ATPase एंजाइम। या फिर इसको इंडिविजुअली अलग से बनाना चाहते हैं तो इसको F1 पार्टिकल, इसको
F0 पार्टिकल्स। ये जो डंडे नुमा आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? F0 पार्टिकल्स बोलते हैं। और जो आपको ये हेड दिख रहा है इसका, इसे क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, कोई इसको F0 बता देता है, कोई इसको F1 बता देता है। ठीक है, ATP एज इसी में रहेगा, ASE एंजाइम। हम्म, हो गया। देखिए ये जो फोल्डिंग हुआ है, कौन कौन सा मेम्ब्रेन फोल्ड हुआ था? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ही तो फोल्ड हुआ है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन लिख सकते हैं इसको कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रिस्टी बोलते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आर फोल्डेड एंड form the finger like structure, finger like structure called Christie due to increase the surface area। ठीक है, ये होता है। mtDNA was discovered by नॉस एट al। ठीक है, mtDNA आपका कौन सा डीएनए होता है जिसे आप क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए, यही तो था। सर्कुलर डीएनए जो आपका था, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में इसको mtDNA बोलते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, अच्छा ही बताइए, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट में भी उसका खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, दो सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिसमें इनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसलिए इन 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 दोनों को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। इसलिए बोलते हैं इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है। ठीक है, खुद का राइबोसोम है, इसका मतलब खुद का ये क्या कर सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। ये हो गया यहाँ तक। नॉस एटाल, NASSETAL, ये नॉस है, ET है और AL है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? हाँ, जैसे मान चलिए हमने कोई चीज़ खोजा है, ठीक है, और उसमें आप लोग का भी 5-6 लोगों का योगदान है। हम 5-6 लोगों का नाम कहाँ तक लिखेंगे? पूरा बॉडी भर जाएगा। कहीं भी लिखेंगे तो भाई दिक्कत होगा, 5-6 लोगों का नाम लिखने में दिक्कत होगा, नहीं होगा? इसलिए उनके साथ जो लोग भी जुड़े होते हैं, इसका मतलब इन्होंने अकेले काम नहीं किया है, इसके इनके साथ कुछ लोग मिल के काम किए हैं। ठीक है, इसका मतलब इसीलिए वहाँ आप लगा देते हैं एट ऑल। जानते थे कि नहीं इसको? नहीं जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो एटॉल इसलिए लगाया जाता है कि इनके इसके योगदान में, इसको खोजने में केवल अकेले इनका काम नहीं है, मतलब अकेले योगदान नहीं किए हैं, इनके साथ कुछ और लोग मिले हैं, साथ में मिलकर काम किए हैं, इनके को वर्कर। ठीक है, एटॉल का मतलब होता है इनके को वर्कर है। अक्सर आपको किताबों में देखने को मिलता होगा ये एटॉल। आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते होंगे लग रहा है इनका पूरा नाम ही है नॉस एटॉल। ठीक है, तो mtDNA किसने बताया था? नॉस एटॉल ने बताया था। ठीक है, और शुरुआत में जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एक सेल को सेल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ये डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है और उसका एक साइटोप्लाज्म है। ठीक है,
तो ये क्या है दोनों, उसका सेल बाउंड्री है ये सेल बाउंड्री है, और इसका ये क्या है, उसका साइटोप्लाज्म है, और ये उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो यानी कि इसमें क्या है, इसका डीएनए, यही तो है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी सेल को सेल होने के लिए उसके पास उसकी सेल बाउंड्री यानी कि सेल वाल है ये, और सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं। ठीक है, अगर सेल वाल नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन होगा, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन भी बाउंड्री है कि नहीं है। ठीक, तो सेल बाउंड्री होनी चाहिए, उसका खुद का साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और उसका खुद का डीएनए होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एक सेल का दर्जा देंगे। तब उसको हम क्या बोलेंगे, सेल का दर्जा देंगे। बताए थे कि नहीं बताए थे, शुरुआत में ही बताए थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस है डबल मेम्ब्रेनस। इसमें भी इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसका साइटोप्लाज्म भी है, जिसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, इसका खुद का राइबोसोम भी है। तो ये भी तो एक प्रकार का सेल ही दिख रहा है आपको, है कि नहीं। इसके पास भी देखिए खुद का बाउंड्री है, ठीक, खुद का इसका साइटोप्लाज्म है, और खुद का इसका क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो ये भी, इसको भी हम सेल बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल विद इन सेल, मतलब एक सेल के अंदर ही तो पाया गया है। हमने इसको क्या बोला है कि एक सेल ऑर्गेनली है। ठीक, बोला है कि नहीं बोला। उसके अलावा सेल ऑर्गेनली है, उसके साथ साथ इसके पास बाउंड्री भी है, इसका जेनेटिक मटेरियल भी है, इसका खुद का राइबोसोम है, इसलिए ये एक प्रकार का सेल है, और सेल के अंदर पाया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल के अंदर सेल। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे वहां पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट में भी, उसमें भी उसका खुद का डीएनए पाया जाता है, उसका खुद की एक बाउंड्री पाई जाती है। ठीक है, तो भी एक प्रकार का सेल बोल सकते हैं, और सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल विद इन सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसी को सेल विद इन सेल बोलते हैं, इसी को और क्या बोलते हैं, एटीपी फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसी को एटीपी मिल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इतने नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एटीपी मिल, एटीपी फैक्ट्री, पावर हाउस ऑफ सेल, ये सारी चीजें इसको बोलते हैं। ठीक है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है सेल विद इन सेल, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर दोनों ऑप्शन वहां पे हैं तो आप दोनों करेंगे, नहीं होगा तो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाएंगे या फिर क्लोरोप्लास्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, ये सेल नहीं है, यहाँ पे हम सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास बाउंड्री है, जेनेटिक मटेरियल है, इसका खुद का राइबोसोम है। ठीक है, वैसे अगर आपसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा बताइए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है, आप ऐसे बताएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेल विद इन सेल, जो सेल है और सेल के अंदर है, तो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसको इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको सेल का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। वैसे ये सेल नहीं है, सेल ऑर्गेनली है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसके पास पाई गई है, और क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जो है सेल विद इन सेल बोला गया है। आया समझ में कि नहीं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, आपको आया समझ में। ठीक है, इसी को एटीपी फैक्ट्री, एटीपी मिल, इसी को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, इतने नाम से इसको जाना जाता है। इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के बारे में बता देते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस किस की कब कब खोज किया था। अब आप लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखे हैं, क्यों, ऐसे ही लिखे होंगे आप लोग हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड, कामा रखा, कामा करके लिखते चले जाएं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे ही लिखेंगे और पूरा उतना जगह ले जाएंगे इतने में। आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, ये तो मेरा नोट्स है, आपका नोट्स कहाँ है, ये तो मेरा नोट्स है ना, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, चीजें होनी चाहिए, जो चीज हम बता रहे हैं वो चीज आप लिखे रहने चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, मैटर वही होना चाहिए, मैटर चेंज नहीं होना चाहिए, बस आपका तरीका कैसे है, आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे याद याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अपने अनुसार करिए उसको। कितने लोग ऐसे उतार दिए होंगे, सभी लोग उतारे हैं। इतना पेज गायब हो गया होगा उतने में, अब इधर की पूरी जगह गायब।
इधर का पूरा पूरा जो जगह बचा है वो तो बच ही गया ना पूरा आपका। अपने हिसाब से आप लोग नोट्स बनाइए। आप लोग का हो गया। थोड़ा सा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? आपको पता है एटीपी बनता है, ठीक है। तो किस प्रोसेस से बनता है थोड़ा आपको बता दें, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप लोग की जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपका मान के चलिए प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल है, इसी में आपका जो है क्लोरोप्लास्ट भी है, इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। ये बाहर उसका सेल वाल है, सेल वाल है, और अंदर उसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। ये उसका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसे जो है क्वाइन नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, देखें कि नहीं क्लोरोप्लास्ट, ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इसी में आपका रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, इसी में इसका जो है, इसी में स्ट्रोमा पाया जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं, जब आपको फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक। इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट भी है, इसी में आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसी में आपका न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस वो भी होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। इसी में आपका ऐसे न्यूक्लियस पाया जाता है, उसका न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसी में आपका ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जुड़ा होता है। इसी में आपका सरफेस पे जो है राइबोसोम जुड़े होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं नहीं जुड़े होते हैं। तो जो सरफेस पे राइबोसोम जुड़े होते हैं उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जहाँ पे नहीं जुड़े हैं उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसी में आपका जो है गोल्जी बॉडी भी पाए जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सेल में जितनी जितनी चीज़ें पाई जाती है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। हमारा मतलब है सिर्फ यहाँ से क्लोरोप्लास्ट से और माइटोकॉन्ड्रिया से, समझ रहे हैं कि नहीं इसको, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बताइए क्लोर जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल आपका कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो जो है आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्यों होता है? भोजन बनाने के लिए। और भोजन में क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज आपका क्लोरोप्लास्ट में बन के क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में प्लांट अपने लिए क्या बना देता है, ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है। इस ग्लूकोज को फिर जो है ये सेल का पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है कि नहीं, ठीक है। इस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जाता है, तो यहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक। ग्लूकोज को तोड़ के थोड़ा सा Na+2 और 2 Na+2 और आपके 2 ATP, ठीक है, ये चीजें आपको मिलती हैं, ठीक। कुछ ग्लूकोज को यहाँ तोड़ दिया जाता है। जैसे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज जब टूट जाता है तो ये चेंज होता है पायरुविक एसिड में। इसमें चेंज होता है पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड इंटर करता है आपके, अब पायरुविक एसिड को यहाँ पे नहीं तोड़ा जाता है, इसके साइटोप्लाज्म में नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम है कहाँ पे है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसके लिए एंजाइम पाए जाते हैं। और आपको पता है कि जहाँ पे एंजाइम होते हैं वहीं पे आपके क्रिया प्रतिक्रिया जो भी होना होता है। कोई भी रिएक्शन अगर होना होता है तो जहाँ पे एंजाइम होते हैं वहीं पे होता है, ठीक है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो जैसे पायरुविक एसिड है तो अब इसको तोड़ना है तो ये कहाँ इंटर करेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है तो जो आपको ये स्पेस बताए थे हम, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बताए थे। इसी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। इसको तोड़ के बदल दिया जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ से एटीपी और NADPH2 ले सकें, ठीक है। तो जैसे जब आपका पायरुविक एसिड इसमें इंटर करता है तो एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे टूटता है तो वहां से आपको 2 NADH2 मिल जाते हैं, ठीक। तो 2 NADH2 यहाँ से मिल जाते हैं, 2 NADH2 जब ग्लाइकोलिसिस होता है यहाँ मिल जाते हैं, और 2 ATP डायरेक्ट हमें मिल जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद से जो एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करता है आपके इसके मैट्रिक्स में, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है इसमें इंटर करता है। यहाँ होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। और एसिटाइल क्रेब्स साइकिल में टोटल जो है क्या किया जाता है, ग्लूकोज को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ग्लूकोज टोटली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइड, ठीक है। यानी कि टोटली पूरी तरह से क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा ग्लूकोज को यहाँ पे तोड़ा गया है, फिर थोड़ा ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम में बदला है वहाँ थोड़ा सा तोड़ा गया है, और जैसे क्रेब्स साइकिल में पहुँचता है तो टोटली आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए ग्लूकोज जो है कहाँ तक, किस स्टेप तक जो है टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है, टोटली ऑक्सीडाइड हो जाता है, तो कहाँ तक, आपके क्रेब्स साइकिल तक,
ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में जैसे पहुंचता है तो यहाँ पे जो है 6 आपके NADH2, 2 आपके FADH2 और 2 ATP, ये कुछ ऐसी चीजें हमको मिलती हैं। ये जब मिलती हैं तो जो आपको ये वाला पार्टिकल जो आपको दिखा है इस पे, ये वाली चीजें, ठीक है। तो इस पे जो है क्या होता है, जो डायरेक्ट आपका ATP मिला हो तो मिल ही गया है, और जो आपका NADH2 मिलता है यहीं से क्या करता है, ये इंटर करता है, और जैसे इंटर करता है यहीं पे ATPase एंजाइम की मदद से ATP बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना ATP बना है, केवल हमें यहाँ पे जब ग्लाइकोलिसिस हुआ है इसके साइटोप्लाज्म में तो केवल हमको 2 ATP मिला है और 2 NADH2, यही तो मिला था। उसके अलावा जो भी प्रक्रिया हुआ है सब किसके अंदर हुआ है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, फिर क्रेब्स साइकिल, और फिर ये इसे बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीजें बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है तोड़ा जाता है, तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया से हमें कितना ATP कितना NADH2 मिल जाता है, तो हमें डायरेक्ट आपके ATP मिल जाते हैं। उसके अलावा 6 और 2 8 आपके क्या मिल जाते हैं, NADH2 मिल जाते हैं, और 2 आपके FADH2 मिल जाते हैं। ये सारी चीजें आपके कहाँ पे मिलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना रहे तो आपको केवल कितना मिलेगा, आपको केवल 2 NADH2 और 2 ATP, इतना ही मिलेगा। क्या इससे हमारा जीवन सर्वाइव कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा ह्यूज अमाउंट में ATP और NADH2 बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ पे ज्यादा ATP बन रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ATP फैक्ट्री। और ATP फैक्ट्री कब बोलते हैं, जहाँ पे मिल में होता क्या है, मिल में तो वही काम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ATP मिल। समझ आया क्यों बोलना है इसको। जब आपको रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे तो डिटेल्स पढ़ाएंगे, क्यों परेशान है। ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बॉल बना दे रहे हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया क्या वो चीजें, ठीक है बताते हैं, ठीक। तो ये भी आपका सेल में पाया जाता है, और आपका क्लोरोप्लास्ट भी सेल में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट छोटा बना रहे हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक। तो इसमें आपका क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, इसने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। ये ग्लूकोज आपके इस सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है। जब इस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है तो वहां पे एक अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस आपका 10 स्टेप में होता है, 10 स्टेप में जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो इसमें जो है आपके 2 नेट गेन ATP मिलते हैं और 2 आपके NADH2 मिलते हैं। ये हमें कहाँ मिलते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ पे मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और जैसे आपका जब साइटोप्लाज्म में इसको 10 स्टेप में तोड़ दिया जाता है तो ग्लूकोज आपका चेंज हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है। इसका 2 मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड का, और इसमें कार्बन होते हैं 3, ठीक है। ये बन जाता है। तो जैसे आपका पायरुविक एसिड बनता है तो जब पायरुविक एसिड आपका कहाँ पे बनता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब पायरुविक एसिड को तोड़ने वाले जो एंजाइम है साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तभी आपका पायरुविक एसिड इंटर करेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे आउटर मेम्ब्रेन से जाएगा अंदर तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पे एक अलग प्रकार की रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसे लिंक रिएक्शन बोलते हैं। फिर पायरुविक एसिड को कहाँ तोड़ा जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, क्योंकि यहाँ पे जो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल को तोड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है पायरुविक एसिड को तोड़ते हैं और किस में चेंज कर देते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम आपका बनता है तब आपका कौन सा, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम आपका इंटर करता है इसमें, इसके मैट्रिक्स में। जो आपका लिक्विड मटेरियल आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसमें देखिए मैट्रिक्स में आपका अलग प्रकार का रिएक्शन होता है जिसे बोलते हैं क्रेब साइकिल। कौन सा साइकिल बोलते हैं, क्रेब साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रेब साइकिल तभी स्टार्ट होता है जब इसको एसिटाइल कोएंजाइम मिलती है। अगर इसको डायरेक्ट आप पायरुविक एसिड देंगे, कहाँ गया पायरुविक एसिड, ठीक है,
तब ये नहीं नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि जो पायरुविक एसिड को तोड़ने के लिए एंजाइम है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है, और जो एसिटाइल को एंजाइम को तोड़ने वाले एंजाइम है वो इसके मैट्रिक्स में है। ठीक है, तो क्रेब साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एसिटाइल को एंजाइम बनाना जरूरी होता है। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम बनाना जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस हुआ है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच में ये जो एसिटाइल को एंजाइम बना है किसका काम कर रहा है, लिंक का काम कर रहा है, नहीं बीच में, इसे इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो एसिटाइल को एंजाइम बनता है, तो इसमें आपके टोटल आपके जो है 6 आपके NADH2 बनते हैं। ठीक है, और 2 आपके FADH2 बनते हैं, और 2 हमें डायरेक्ट ATP मिलते हैं। ठीक है, और जो आपका लिंक रिएक्शन हुआ है यहाँ पे भी आपके 2 NADH2 बने हैं। ठीक है, तभी देखिए ये सारे काम 2 NADH2 6 NADH2 ये कहाँ पे बना है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको पता है कि जब एक NADH2 को तोड़ते हैं तो कितना ATP मिलता है, 3 ATP। ठीक है, और एक FADH2 को तोड़ते हैं तो कितना ATP मिलता है, 2 ATP। ठीक है, और इसको कहाँ पे तोड़ा जाता है, इसमें, जिसे आप बोलते हैं ऑक्सीसोम पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे इसके कौन से एंजाइम है, ATPase एंजाइम। यहाँ पे कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ATPase एंजाइम। ठीक है, फिर इसको जो है जब आपका क्रेब साइकिल हो जाता है, टोटली आपका ग्लूकोज टूट जाता है यहाँ पे, तब आपका NADH2 फिर FADH2 और ये डायरेक्ट ATP। तो जो डायरेक्ट ATP हमें मिला है 2 आपके ग्लाइकोलिसिस में मिला है और 2 हमें यहाँ पे मिला है, तो इसको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। ATP हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं एनर्जी के तौर पे। और जो आपका ये NADH2 और FADH2 है इसको ले जाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीसोम पार्टिकल पे, इसको यहाँ पे क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, और जैसे क्रॉस कराते हैं यहाँ पे फोटोन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और वहाँ से आपका एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP। ठीक है, तो आप टोटल कितने हैं 6 और 2 6 2 8 और 2 आपके ग्लाइकोलिसिस में बने हैं। ठीक है, कितने कितने ATP हुए, NADH2 हुए 10, 10 का एक में 3 ATP, तो 10 में 30 ATP। ठीक, उसके अलावा एक FADH2 से 2 ATP, तो कितने FADH2 बने हैं 2, तो 2 FADH2 में कितने ATP 4, तो 10 और 4 30 और 4 कितने हुए 34, और 2 ATP हमें डायरेक्ट यहाँ मिल गया है और 2 ATP हमें डायरेक्ट यहाँ मिल गया, कितने ATP हुए 38। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज को जब कंप्लीट तोड़ दिया जाता है तो हमें कितना, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो हमें कितना ATP मिलता है, तो 38 ATP मिलता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पर अगर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो आपको केवल 2 ATP मिलते हैं। अगर ऑक्सीजन है तब ये क्रिया प्रक्रिया चलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका यहीं पे रुक जाएगा, आपका सिर्फ 2 ग्लूकोज बन के रह जाएगा, उसके आगे स्टेप नहीं बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन रहेगा तभी अब क्रिया प्रक्रिया होगा। ठीक है, तभी बताइए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ तक एक छोटा सा बैक्टीरिया उसको भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इन सबको एनर्जी देने का काम कौन करता है, यही आपका माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये मैट्रिक्स और ये ऑक्सीसोम पार्टिकल्स, ये सारी चीजें आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ से अधिक मात्रा में ATP। और ये बताइए, इसको 24 घंटे काम करना आवश्यक है कि नहीं, हमें हमेशा तो एनर्जी चाहिए, अगर हम बोल रहे हैं तब भी एनर्जी निकल रहा है, हाथ हिला रहे हैं तब भी एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से निकलेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया से, इसका मतलब ये 24 घंटे काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट बिजिएस्ट एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए समझ में आया कि नहीं, फिर अगर यहाँ ले जाएंगे तो हम फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, इसको बस यहीं रहे, समझ में आया क्यों बोलते हैं पावर हाउस, बस इतना बताने के लिए हमें ये सारी चीजें बताना पड़ा है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस। ठीक है, ATP फैक्ट्री, ATP मिल, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनली, एक्टिव सेल ऑर्गेनली। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट एक्टिव एंड बिजी सेल ऑर्गेनली कौन सा है, तो कौन सा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन और बता पाएंगे कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस में ज्यादा होंगे, प्लांट में ज्यादा होंगे कि एनिमल में ज्यादा होंगे, सोच के बताइए, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस में ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खुद सोच के बता सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
मोर इन, किस में ज्यादा होते हैं? देन, ठीक है, किस में ज्यादा होते हैं बताइए? एनिमल में ज्यादा होते हैं, प्लांट में ज्यादा होते हैं? प्लांट में, एनिमल में ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल दौड़ते हैं, बोलते हैं, बिना बात के बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा चलते हैं, खेलते हैं, हर चीज में हम लोग को आवश्यकता है, एनिमल का हो सकता है। और प्लांट को क्या करना है? प्लांट को एक ग्रो करना है, उसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट लाना है, एक फ्लावर लाना है, फ्लावर ला के फल लाना है, उसका सेवा समाप्त है वहीं तक। प्लांट तो मूव नहीं करता है। इनमेल की अपेक्षा प्लांट को माइटोकॉन्ड्रिया की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन एनिमल, किस में ज्यादा होते हैं? एनिमल में होते हैं। देन किसके अपेक्षा? प्लांट के अपेक्षा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन एनिमल्स एंड देन प्लांट, यानी प्लांट से ज्यादा आपके किस में पाए जाते हैं? एनिमल में। जहां पे एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाई जाएगी, पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अब बताइए जो चिड़िया हैं जो ऐसे हवा को काट के उड़ती हैं, ठीक है, उनको कितना ताकत लगाना पड़ता होगा, कितनी एनर्जी उनको लगती होगी, लगती है कि नहीं लगती है? इसलिए वहां पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं उसको मोर माइटोकॉन्ड्रिया, मोर माइटो मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन फ्लाइट मसल, फ्लाइट मसल्स एंड जाइंट अमीबा, अमीबा इसे लिखते हैं। हम्म, ऐसे ही लिखते हैं जाइंट अमीबा, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्लाइट मसल्स में, ठीक है, चाहे इंसेक्ट का फ्लाइट मसल हो चाहे बर्ड का, ठीक है, यानी कि जो उड़ते हैं, ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा एक अमीबा है जाइंट अमीबा, उसमें भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। जाइंट अमीबा में लगभग आपका 50,000 से लेकर के 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो जाइंट अमीबा है, उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 50,000 से लेकर के लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया आपके जाइंट अमीबा में पाए जाते हैं। इसको एक नाम और बोलते हैं चूस चूस, ठीक है, इसको चूस चूस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इस नाम से भी आपके जाइंट अमीबा को जाना जाता है, ठीक है। इसमें लगभग 50,000 से लेकर के 5 लाख जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब जो काउंट किया होगा वही बता पाएगा, हम किताबों में पढ़े हैं, वही चीज हम पढ़ा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब क्यों बने हैं? किस लिए बनाया गया है? आपको देखने के लिए। रिसर्च जो आगे आगे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, जब पीएचडी तक पहुंचेंगे, उसके आगे जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी कैसे देखा जाता है, कैसे मिलता है, ठीक है। किसकी किसी किसी की जीवन उसी बीत गया होगा उसको देखने में। ये सारी चीज़ें हैं, जब खोजेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये मोर नंबर, यानी कि ज़्यादा अगर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो फ्लाइट मसल्स में पाया जाता है और जाइंट अमीबा में पाया जाता है। इसके अलावा 1 माइटोकॉन्ड्रिया, 1 माइटोकॉन्ड्रिया, केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में पाया जाता है? तो केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया आपके माइक्रोमोनास, माइक्रोमोनास में पाया जाता है, क्लोरेला में पाया जाता है, माइक्रोस्टेरिया में पाया जाता है, माइक्रोस्ट्रिया, ठीक है। इसके अलावा ट्रिपोनीमा में पाया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब में जो है आपका केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। क्लोरेला आपका एक एल्गी है, ये सारे कोई एल्गी हैं, कोई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब में केवल आपका
एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हो गया, समझ में आ रहा है? तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उस लेवल का हम आपको पढ़ा देंगे, कहीं किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने उन सब चीज़ों पर इतना मेहनत किया है, ठीक है, तब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ऐसी का कोई भी सब्जेक्ट जो होगा मैं पढ़ के पढ़ा सकता हूँ अच्छे से। तो जो चीज़ें अच्छे से पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, और आपसे क्वेश्चन टीएम पूछिए। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, फिजियोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आए थे। एक आपका यही वाला क्वेश्चन आया था कि क्रेब साइकिल स्टार्ट करने के लिए क्या बनाना आवश्यक है, ये एसिटाइल को एंजाइम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हमने एक मैराथन लिया था यहाँ पे, उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी फंसा था वहाँ से। उसके साथ साथ आपका हाइड्रोथोट्स जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, गटेशन, वो सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया था पिछले साल। वो क्वेश्चन भी यहाँ से आए थे डायरेक्ट। है, हाँ, टेस्ट में भी आया था, मैं टेस्ट पेपर में ही बनाया था। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है हम 50 क्वेश्चन जो सॉल्व कराए थे, वहाँ से लगभग 3-4 क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, हाँ, 50 में अगर 3-4 फंस रहे हैं तो कम है, 3 बहुत है 50 में। और आपको जानकारी भी तो मिल रहा है, क्यों आपका एक ही एग्जाम देना है, उसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं देना है, वहाँ से भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये जरूरी है कि 3 क्वेश्चन इसमें से आ गए, इसका मतलब ये जो 47 बचा वो खराब है, हटा दो यहाँ से, है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है। और मैंने हर एक क्वेश्चन में उस हिसाब से बनाया था कि एक क्वेश्चन आए तो मैं उस पर लगभग 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट बता सकें, और मैंने बताया भी था उस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये याद रखिएगा कि केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कुछ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हैं, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, अब कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, क्या क्या खोजे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बताइए, सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसने ऑब्जर्व किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कोलिकर, ठीक है, इन 1857, 1857 in light muscles of insect, ठीक है, and call them ठीक है। तो कोलिका ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और उसको नाम दिया था सर्कोसोम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्कोसोम किसने कहा था, तो किसने कहा था? कोलिकर ने, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले किस में देखा था? फ्लाइट मसल्स में, इंसेक्ट के फ्लाइट मसल में सबसे पहले इन्होंने देखा था 1857 में, और उसको इन्होंने क्या बोला था? सर्कोसोम, ठीक है। उसके बाद से एक साइंटिस्ट और आए, फ्लेमिंग, नाम इनका सुने हैं कहीं? फ्लेमिंग आए 1862 में, ठीक है। ही called them HeLa, means thread like structure, thread like स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को फिला शब्द किसने कहा था, तो किसने कहा था? फ्लेमिंग ने कहा था, 1862 में कहा था, जिसका मतलब होता है थ्रेड लाइक, ठीक है। फिला का मतलब क्या होता है? थ्रेड, धागे नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
और फ्लेमिंग का नाम आप लोग कहाँ सुने हैं? माइटोसिस। माइटोसिस की डिस्कवरी या माइटोसिस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फ्लेमिंग ने। हाँ ठीक, वाल्थर फ्लेमिंग, डब्ल्यू फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग। उसके अलावा जो है और फ्लेमिंग का नाम कहीं सुने हैं? पेनिसिलिन की डिस्कवरी, जो पेनिसिलिन है उसका डिस्कवरी किसने किया है? हाँ अलेक्जेंडर। वो अलग फ्लेमिंग है और ये अलग फ्लेमिंग है। ये जो माइटोसिस वाले हैं वाल्थर फ्लेमिंग है, ठीक है। और जो पेनिसिलिन वाले हैं वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम, एक आपका फंगस है, सबसे पहले उसमें से आपका पेनिसिलिन के बारे में, पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था। यानी पेनिसिलिन की डिस्कवरी भी किसको जाता है? फ्लेमिंग को, ठीक है। यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी भी फ्लेमिंग को जाता है, ठीक है। और ये दूसरे फ्लेमिंग है, इन्होंने क्या बोला था? फिला बोला था। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसका मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिला का मतलब होता है धागे नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। हो गया? मन भर गया है? छोड़ दिया जाए? अभी कितना टाइम होगा? अभी तो 1.5 घंटे हो गए। क्वेश्चन पूछ लें? अच्छा ये थोड़ा छोड़ दीजिए, इसके आगे अभी 4-5 साइंटिस्ट और हैं, कहिए तो लिखा दें। साइंटिस्ट पूरा करते हैं? चलिए ठीक, चलिए ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए अल्टमान। अल्टमान, ठीक है। अभी तक जो है किसी ने ये नहीं बताया था कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनली का दर्जा बताने वाले सबसे पहले कौन है? अल्टमान ने, ठीक है। तो ही फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड एज द सेल ऑर्गेनली ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले सेल ऑर्गेनली बताने वाले कौन थे? आपके अल्टमान थे। एंड ही कॉल्ड देम बायोप्लास्ट। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? बायोप्लास्ट बोला था, ठीक है। फ्लेमिंग ने फिला बोला था, पोलिकर ने सर्कोसोम बोला था, और अल्टमान ने बायोप्लास्ट बोला था, ठीक है। और ये बोले थे कब? 1890 में। जगह होगा नहीं, हमको पता है। हाँ तो हमसे जब पढ़िए तो थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के चलिए, हम कभी भी कुछ भी लिखा सकते हैं, जो चीज़ याद आएगा हम लिखा देंगे, ठीक है। 1890 में इन्होंने कहा था कि ये क्या है? एक बायोप्लास्ट है, ठीक है। अभी तक ये जो डिस्कवरी थी ये सब कहाँ हो रहा था? एनिमल सेल में, ठीक है। प्लांट के सेल में सबसे पहले डिस्कवरी किए एफ मेरिस, एक साइंटिस्ट थे एफ मेरिस, एफ मेरिस, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले प्लांट में इसकी डिस्कवरी किया। डिस्कवर्ड दी माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट। और प्लांट का जो नाम था निम्फिया निम्फा अल्बा था। निम्फिया, ये निम्फिया अल्बा, एक मिनट रुकिए। प्लांट का नाम था निम्फिया अल्बा। ठीक है, निम्फिया अल्बा एक प्लांट था। सबसे पहले उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की वहां पे खोजा था। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए प्लांट में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने किया है, तो एफ मेरिस ने किया है, ठीक है। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने किया है, तो किसने किया है? क्वेश्चन ऐसा पूछा ही नहीं गया आज तक, क्योंकि इसकी डिस्कवरी आज तक क्लियर ही नहीं है, ठीक है। जो चीजें हैं वही ऐसे है। अब माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था ये पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म
वाज गिवन बाई, किसने दिया है? सी वेंडा ने। ठीक है, सी वेंडा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। ठीक है, हो गया। ये तो लखनऊ में है ना आपका, रास्ते में मिलता है जब घर जाते हैं। ठीक है, हो गया। सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। ठीक है, और पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये किसने बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, कॉल्ड बाई, एक साइंटिस्ट थे सिकविच। गजब का नाम है इन लोगों का। सिकविच, ये आई है। ठीक है, सिकविच ने सबसे पहले कहा था कि ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल का एक क्या है? पावर हाउस है। ठीक है, ये किसने बताया था? सिकविच ने। तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, बस इनको आप इतना याद रखेंगे। हम सोचे थे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा आज। हो गया। थोड़ा सा आप लोग को एनिमेटेड वीडियो बता दे रहे हैं सेल के बारे में, वैसे आप फोन से भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोग यहीं देखेंगे। नहीं चलेगा, रहने दीजिए, ये हम थोड़ी कर पाए। देखा यहाँ से आता है कि नहीं? यहाँ से आएगा। चलिए इसको बंद कर देना पहले।